हाँ जी, राम राम सा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे और आप सभी जुड़ चुके हैं और आप फटाफट बाकी तक भी बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी भूर सिंह जी सर की क्लास चल रही है। हाँ, चल तो रही है लेकिन करें क्या टाइम हो गया है अपनी क्लास का, तो वो शुरुआत हो गई है अब अपनी क्लास की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को, फटाफट जुड़ जाइएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, राम राम। एक शिकायत है, बहुत शिकायत होती है सभी को, तो आपको तो सिर्फ एक है, वो भी शुक्रिया, एक ही शिकायत है आपको। हाँ, इतनी लेट क्यों आई बेटा? थोड़ा सा भी सर की जैसे क्लास चल रही है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो एक शिकायत है वो आप कर दीजिए, नहीं तो बहुत शिकायतें होती हैं। चलो शुरू करते हैं। तो फिर हम लोग आज अपना ये 9वां टेस्ट है और ये आपको ध्यान रख लेना है कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। हाँ, 10 मिनट्स लेट आप कह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। पूरा आशीर्वाद है बेटा सीमा सभी को। चलिए, जय जोहार, राम राम। तो 9वां टेस्ट अपना देखिए जरा आप इसमें। कालांतर में विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक सोसाइटियों ने मेरे सिद्धांतों और निष्कर्षों को स्वीकार करके विज्ञान में भारत के योगदान को मान्य किया। जो कुछ भी छोटा या सीमित हो, वह क्या भारत के मन को कभी तृप्त, यानी तृप्त का अर्थ है प्यास बुझाना, संतुष्टि देना, कर सकता है। एक अखंड जीवंत परंपरा और पुनर्यौवन प्राप्त करने की एक जीवन प्रद शक्ति के द्वारा इस भूमि ने अगणित परिवर्तनों में बार बार अपना कायाकल्प किया है। ये अपठित गद्यांश है जहाँ से आपको प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के क्या देने हैं उत्तर। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। थैंक यू वीरेंद्र गोदारा। यहाँ से देखिएगा आगे, इसी पैराग्राफ को आगे। भारत में सदा ही ऐसे लोग उत्पन्न होते आए हैं जिन्होंने समय के तात्कालिक और मोहक पुरस्कार को ठुकराकर जीवन के सर्वोच्च अभिष्टों को पाने का प्रयास किया है। अकर्मण्य परित्याग द्वारा नहीं, वरन कर्मठ कठोर संघर्ष द्वारा। संघर्ष को अस्वीकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागने के लिए भी कुछ नहीं होता। जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्त की हो, वही केवल संसार को अपनी विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे समृद्ध कर सकता है। ये अपना पूरा पठित गद्यांश हो चुका है। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि कौन से शब्द में संधि नहीं है? पुनर्यौवन, सर्वोच्च, दुर्बल और परित्याग, ये 4 ऑप्शन है। हाँ, बस रीड हो जाए, बस उम्मीद यही है जी। फटाफट आंसर दे दीजिएगा और वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जल्दी से। नीतू, मैराथन में ले रही हूँ मेथड की, इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा है। और रही बात व्याकरण की, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बार व्याकरण की मैराथन ले आए हम लोग, राइट। सारे टॉपिक्स को लेकर के उसके अंदर एक बड़ी मैराथन हम रख सकते हैं, जिसमें सारे ही टॉपिक्स को मैं एक बार क्लियर कर दूं आपके लिए। आंसर शुरू हो गए हैं, सी और डी। वीडियो शेयर फटाफट और चैनल सब्सक्राइब। हाँ, पूरे पेपर पर आधारित ही व्याकरण के सारे, कोशिश कर लेते। ध्यान तो है मुझे ये चीजें। चलिए, मेरे पास 2 आंसर आए, एक सी और एक डी। तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए पुनर्यौवन, अगर पुनर्यौवन की बात करें तो यहाँ तो हो गया पुनः धन यौवन।
पुनरावलोकन के जैसे है, इसमें विसर्ग संधि। सर्वोच्च में बात करूं, सर्वधन उच्च, जो सबसे ऊंचा है वो है सर्वोच्च। और दुर्बल की बात करूं तो दुहु धन बल, बल से रहित। परित्याग संयोग है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर। बाकी तीनों में संधि है इसके अंतर्गत। कौन से शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय नहीं है? सोच समझ करके बताइएगा। हाँ, दुर्बल में विसर्ग संधि है। शेयर कर दिया, थैंक यू। कौन से शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय नहीं है, ये है आपका प्रश्न। जय श्री श्याम, जय श्री देव नारायण जी की। ओके, जितने हमारे देवी देवता हैं उन सब की जय। ओके, नहीं तो अब कोई किसी के बुलवा देगा, कोई किसी का। बस सबका भला हो। A D B C, ओ माय गॉड, इतनी वैरायटी ले आए आप उत्तर में। इतना वेरिएशन क्यों? इतना अंतर कैसे हो गया एक सरल से प्रश्न में? ए और सी में तो, बी में तो ऐसा लग रहा है लड़ाई हो रही है, डी तो फिर भी कम है। आपको अच्छे लगे ठीक है, किसी ना किसी को तो बुरी भी लगती होंगी। थैंक यू। चलिए बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ देखो, अभिष्ठों, अभिष्ठों में आपको पता है संधि होगी। संधि होगी तो अभिधन इष्ट होगा, तो अभी तो उपसर्ग निकल आएगा, इष्ट मूल शब्द। और यहाँ देखो ओ भी प्रत्यय का रूप होता है। क्वेश्चन आ चुका है ऐसा रीट के अंतर्गत, ओ और यो बहुवचन बनाते हैं प्रत्यय के रूप में, तो ये है। तात्कालिक की बात करें बच्चों, तो इतना तो पता है कि तत्काल में इक प्रत्यय है, तो प्रत्यय तो है इसमें। अब तत्काल की भी बात करें तो तदधन काल, तो तद भी आ गया इसके अंतर्गत। इसका मतलब उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, इसमें भी उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। वैज्ञानिक, यहाँ भी पता है आपको, विज्ञान में इक प्रत्यय है, तब शब्द वैज्ञानिक। और विज्ञान का पता हो आपको तो वी उपसर्ग हो गया, तो इसमें वी उपसर्ग एक प्रत्यय, इसमें तत् उपसर्ग एक प्रत्यय, अभि उपसर्ग ओ प्रत्यय। परित्याग में सिर्फ परि उपसर्ग है, त्याग मूल शब्द है। इसने पूछा है कौन से शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय नहीं है, यानी दोनों चीजें नहीं है। कई बच्चों को लगेगा अच्छा कोई एक चीज नहीं होगी, तो आप कंफ्यूज हो गए उसके अंतर्गत। जी मंजू जी, स्वागत है बेटा। तो इसलिए इनके आंसर बहुत सोच समझ के दीजिएगा। हाँ, शुक्रवार को बिल्कुल मेथड की है अपनी मैराथन। पिछली बार से भी ज्यादा प्रश्न इस बार, पिछले बार से 40 थे, इस बार 40 नहीं है। और आज हिस्ट्री वाले सर 200 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपको, 200 में 2000 का रूप देखने को मिलेगा। मैराथन अपने चैनल पर। गलत हो गया कोई बात नहीं, सोच के जवाब दो, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सिद्धांत, प्रयास, योगदान, शक्ति, ये 4 ऑप्शन है जरूरी से। अल्यो गलत हो गया। हाँ बेटा, ध्यान रखना है। वीडियो शेयर कर दो फटाफट। डी, मुझे ये लगने लगा है शायद लिंग वाला, और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये आपने अच्छे ट्रिक्स सीख ली है। चलिए बात करें। सिद्धांत तो होते हैं, प्रयास भी होता है और योगदान दिया जाता है, पर शक्ति होती है, तो शक्ति होती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग शब्द है डी, बाकी तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। देखो जरा,
कौन सा बहुवचन का रूप परसर्ग के रूप से नहीं बना? परंपरा से परंपराएं, सिद्धांत से सिद्धांतों, परिवर्तन से परिवर्तनों, इनमें से कोई नहीं। जितने जने उत्तर दोगे उतना ही बढ़िया है। बेटा दुआ तो है 30 के 30 के लिए ही है, क्यों ना आए, आपके मेहनत कर रहे हो तो। ए और सी और डी, माय गॉड, बहुत आंसर गड़बड़। ये वचन करवा सकता है गलत, आपको ऐसा लगता है मुझे, तो पढ़ने के बाद भी गड़बड़ हो रहा है। ए सी डी ऑप्शंस हैं आपके पास। चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, बहुत बच्चे कहते हैं हमें तो ये परसर्ग ही समझ में नहीं आया। एक भी क्वेश्चन ऐसा निकल गया तो गड़बड़ होगा। परसर्ग मतलब कारक विभक्ति चिन्ह। अब यहाँ समस्या ये है कि हमारे रूप तो सारे ही बहुवचन के लग रहे हैं। अब ये नहीं पता परसर्ग वाला कौन सा नहीं, इसलिए कई बच्चे तुक्के लगा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। अरे बच्चों, जहाँ परसर्ग है, कारक विभक्ति चिन्ह है, उनके अंदर जब बहुवचन बदलते हो तो अकारांत, आकारांत और उकारांत शब्दों के अंत में तो लगाते हैं ओ, ठीक है, और इकारांत शब्दों के अंत में लगाते हैं यो। ऐसे इनके वचन में हम परिवर्तन करते हैं, किसमें? परसर्ग वाले रूप में। तो ओ और यो से जहां होगा वो परसर्ग वाला है। अगर मैं बात करूं परिवर्तनों, ओ आ गया, सिद्धांतों ओ आ गया। यहाँ देखो परंपराओं होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ आया परंपराएं, तो इसका मतलब इसमें परसर्ग के साथ नहीं है, बाकी दोनों में परसर्ग से युक्त था। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हुआ वो कौन सा नंबर? 1 नंबर। और ये मैंने अपठित गद्यांश में से ही पूछा है। दूसरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे देखो, सोच समझ के जवाब दो, ऐसे गलत ना करो। देखिए जरा, कौन सा कथन असत्य है? 2 शब्दों को जोड़ने में योजक चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम लगाया जाता है। स्थिति निश्चित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखते समय कुछ छूट जाए तो वहां विस्मय चिन्ह के माध्यम से शब्द को वहां नहीं लिखा जा सकता। ये 4 ऑप्शंस है, फटाफट जवाब दे दो। बेटा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को जल्दी ही, हिंदी वाला तो बेटा ऑलरेडी है अपने ऐप में। बेटा लेवल 2 के अंदर लगभग क्लासेस जो हैं, टॉपिक्स ये हैं, सौंदर्य का पार्ट नहीं है, बस टाइम इतना ही है। कम ऑन, जल्दी जल्दी उत्तर दो, जुड़ो फटाफट। डी और सी 2 आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया आपने जवाब कैसे दिया। विराम चिन्ह का एक क्वेश्चन डेफिनेट सा ही है कि आना ही आना है। 2 शब्दों को जोड़ने में योजक चिन्ह लगाया जाता है, डेफिनेट है, ठीक है, ये कथन सत्य है। वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम होता है, ये भी सही है। स्थिति निश्चित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप गांव जाएंगे, आप स्थिति निश्चित कर रहे हैं, सामने वाले को बोलना पड़ेगा हाँ या ना, ये भी सही है। लिखते समय कुछ छूट जाए वहां विस्मय चिन्ह के माध्यम से उस शब्द को वहां नहीं लिखा जा सकता, लिखा जाएगा, ये गलत है। इसका मतलब आंसर कौन सा है? 4 नंबर। कौन सा मेल सही नहीं है? मोहन गुस्से में बहुत जोर से दांत पीसता हुआ जा रहा था। अव्यय पदबंध। राधा पढ़ते पढ़ते सो गई, क्रियापद बंध।
गीता सुबह से शाम तक नाच रही थी, सर्वनाम पदबंध। और रोहन धीरे धीरे लिख रहा था, क्रिया विशेषण पदबंध। ये ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास यहाँ पर। वैसे एक बार देख लेते हैं इसके अंतर्गत। आंसर तो आपको बिल्कुल सही दे देना चाहिए, बिना रेखांकित किए हुए पूछा है, इसलिए आप सोच समझ के जवाब देना, चाहे थोड़ा टाइम ले लेना। देखिए कितने दिमाग लगा करके जवाब देते हैं आप लोग। बी सी सी सी, वेरी गुड। सी और डी पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगभग बच्चों का आंसर सी आ रहा है। इसका मतलब बिना रेखांकित किए भी आप पहचान रहे हैं पदबंध को, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये देखो, गीता सुबह से शाम तक नाच रही थी। अब यहाँ पर इसने दिया सर्वनाम पदबंध, लेकिन इस वाक्य में कहीं सर्वनाम नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये गया, ये धीरे धीरे लिख रहा है तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। पढ़ते पढ़ते सो गई, क्रिया हो गई। गुस्से में बहुत जोर से दांत पीसता हुआ जा रहा था, तो बहुत जोर से, तो ये अव्यय है इसके अंतर्गत। इसमें कहीं सर्वनाम नहीं था, तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, सी। बहुत अच्छे। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे, पर की नहीं आप लोगों ने, बहुत अच्छा। वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्द किसमें? ऐसे सोच समझ के जवाब देना, कभी गलत नहीं होगा। ये नहीं सोचना रेखांकित नहीं है तो क्या करूं। अधोपतन, बारात, दीवारात्र, त्योहार, संग्रहित, प्रदर्शनी, नुपुर, अभ्यंतर, अतिशोक्ति, उज्जैनी, उच्छिष्ट, अभयारण्य। सभी शब्द शुद्ध पूछे हैं आपसे, किस में है? सोच समझ के जवाब देना। मुझसे मिलने आएंगे आप, बहुत अच्छी बात है बेटा। 12 से जी, बहुत आशीर्वाद। उत्तर आप बताना शुरू कर चुके हैं। ये बच्चा कह रहा है सृजन लिख करके बताओ। लिख लो, जय के ऊपर रह को, शुद्ध में पूछ रहे हो तो ठीक है। हाँ, वीडियो शेयर कर दो जल्दी जल्दी, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। बी डी सी, ए। देखिए, वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्द पूछे थे, लेकिन मुझे पता नहीं आप लोग कहाँ गड़बड़ कर गए। यहाँ से ये गड़बड़ था, अधोपतन नहीं होता, शब्द होता है अधःपतन, इसलिए इसके गलत होते ये तो निकल चुका है, ठीक है। बाकी दीवारात्र, बारात ठीक है, त्योहार सही है। ये देखो संग्रहित, ये शुद्ध होगा। अनुग्रहित भी यही बता देती हूँ, और ग्रहित आपको दिख ही गया है। यहाँ अभ्यंतर सही है, नुपुर सही, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति में श पूरा है। आप में से लगभग बच्चा कैसा लिखता है? आधा, जबकि होता कैसा है? पूरा। उज्जैनी ठीक है। उत्तधन जय आप करते हैं, तो जय में जय पूरा ही होता है। कईयों ने उज्जवल के जैसे देखकर इसे गलत सोच लिया होगा। उच्छिष्ट, उत्तधन शिष्ट, व्यंजन संधि, जूठन को, बचे हुए भोजन को बोलते हैं। अभयारण्य में बहुत बच्चे भय आधा करते हैं, जबकि होता है पूरा। अभय यानी जहाँ डर ना हो, ऐसा अरण्य यानी वन, क्योंकि अगर डर होगा तो आप घूमेंगे कैसे? अभयारण्य में तो घूमते हैं, भय पूरा होता है। और दीर्घ क्या है? संधि, तो आंसर क्या होगा? डी। बहुत बच्चों के गलत है, बहुत, तो इसका मतलब गड़बड़ है आपका इसमें, तो भाई ये बहुतों का गलत हो गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा सही नहीं है?
तैरने की इच्छा तितिर्षा, मरने की इच्छा मुमुक्षा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा और पर्वत के नीचे की भूमि अधितय का। राम राम बेटा। सही था वो, बहुत अच्छी बात है। अब अगले प्रश्न का आंसर दीजिए आप। एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? आना शुरू हो गया है। नहीं है ये मंजूर अली, अभी तो बताया है ना कैसे लिखना है। और इतना कष्ट आप कर लिया करो, आप शिक्षक से पूछने के लिए तो आते हैं, शिक्षक जो पूछ रहा है वो जवाब नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि हम तो उसी चीज को टारगेट करके लाए हैं और आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो सारा हमें आ रहा है, जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया। दो बी सी डी ए। बहुत आंसर आ रहे हैं, सी और डी और ए। वन वर्ड है, ये गलत कैसे हो रहा है राम जाने। तैरने की इच्छा तितिर्षा ठीक है, मरने की इच्छा मुमुक्षा ठीक है। ये आपको लग रहा है तो गड़बड़ है, मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ आपके लिए हो गया। मरने की जो इच्छा है वो मुमुक्षा नहीं, उसके अंतर्गत मुमूर्षा कहलाता है। युद्ध की इच्छा युयुत्सा, पर्वत के नीचे की भूमि अधितय का नहीं। यहाँ दो गलत हैं, एक ये और एक ये, इसलिए शायद आंसर दो आए, लेकिन एक कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मुमुक्षा होता है मोक्ष की इच्छा, तो मैं यहाँ पर इसे ये कर सकती हूँ कि मोक्ष की इच्छा। तो जब आप मोक्ष की इच्छा करोगे तो पर्वत के नीचे की भूमि का जो है वो अधितयका की बजाय क्या कहलाती है? उपतयका। तो ये गलत हो जाएगा, फिर हम आंसर क्या कर देंगे? 4। वैसे आपके हिसाब से इसमें 2 आंसर सही थे, इस करेक्शन को करने के बाद इसमें 2 हट जाएगा। मोक्ष की इच्छा, जहाँ क्षय है मोक्ष में भी क्षय है, तो मोक्ष की इच्छा को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मुमुक्षा। तो मैंने इसको करेक्शन कर दिया, पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके आंसर आने शुरू हो गए थे, मैंने बाद में देखा तो मैं कि ठीक है अब तो दोनों को आंसर में दे देंगे। तो अशुद्ध तो जो आपने आंसर दिया वो उसमें ये 2 थे, पर अब मैंने इसमें करेक्शन कर दिया, 2 नंबर में मैंने ये कर दिया, उसके 2 होते हैं। अब आंसर क्या बच गया आपके पास? 4 नंबर। पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिजली, दामिनी, चपल, तड़ित, सर्प, अहि, व्याल, पनघ, अमृत, मधु, सुरा, सुरभोग, आंख, द्रग, लोचन, अक्षी। ये 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर दे। वो सोच समझ कर। वो युयुत्सु होगा, बिल्कुल युद्ध करने की जो इच्छा रखने वाला है वो युयुत्सा, और इच्छुक जो है वो उसके अंतर्गत आएगा, युयुत्सु के अंतर्गत। जल्दी आंसर। सी ए बी। आज तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा, बहुत बच्चों के बहुत जगह जाके गलत हो रहे हैं। ए बी सी डी। हाँ वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेट आए हैं आप आ गए वो ही बहुत बड़ी बात है। इतना क्यों गड़बड़ हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपका सही पूछा है, सही कौन सा है? आंख का। द्रग, लोचन पता है, अक्षी, इस अक्षी का अर्थ होता है आंखों वाली। आंख को नहीं बोलते हैं, आंखों वाली को बोलते हैं अक्षी। ये जो आंख वाला अक्षी है उसमें ई की मात्रा छोटी होती है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, राइट। ये अमृत का पूछ रहा है, मधु, सुरभोग ठीक है, शुरा, शुरा तो शराब को बोलते हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। बिजली, दामिनी, तड़ित,
चपल नहीं होता, चपला होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। सर्प का अही भी होता है, व्याल भी होता है और पनग भी होता है, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा आपका? 2 नंबर। विलोम का सही रूप कौन सा नहीं है? उत्कर्ष, अपकर्ष, निंद्य, स्तुति, संपत्ति, विपत्ति, दाता, सोम। फटाफट आंसर आप दे दें मुझे। हे राम, क्या हो रहा है? आप ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हैं, बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हो। क्वेश्चन ज्यादा है पर टफ नहीं है। एक ही ऑप्शन से 4-4 क्लियर होना, सिर्फ इतना है, और वो हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आपके एक में ही बहुत से क्वेश्चन हो जाएं। जैसे अभी आप बात करें, मेरी क्लास के बाद हिस्ट्री वाले सर की क्लास होगी, 200 क्वेश्चन है, लेकिन 200 में उन्होंने हर एक में क्वेश्चनों की बरसात कर रखी है। तो अभी आपको वो भी मिलेगी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल मैराथन हिस्ट्री की। मुझे आप उत्तर बता रहे हैं BCD, फिर से बहुत जवाब दे रहे हैं बेटा। विलोम का सही रूप, अरे उत्कर्ष का अपकर्ष ठीक है, उपसर्ग और आ गए। संपत्ति विपत्ति होती, बहुत बार आ चुका है। दाता का सोम ठीक है। निंदे का स्तुति थोड़ी होगा, निंदा का होता ना स्तुति, तो ये स्तुत्य है। कितनी बार समझाऊं, सेम रूप आएगा, इसका मतलब आंसर 2 नंबर। ध्यान तो देते नहीं हो, फिर कहते हो यल्ले, ये भी हो गया गलत। तो नजदीकी से कर रहे हो गलत पढ़। ये प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर आपकी डिमांड थी अंग्रेजी की क्लास के लिए, तो मैं आपको बताऊं, रीट 2022 में इंग्लिश की मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं सर। 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संजय भारद्वाज जी सर, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लेकर के आएंगे आपके लिए, लेकिन अपने चैनल पर नहीं मिलेगी। ये जो क्लास है वो आपको मिलेगी प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी वाला जो अपना चैनल है उसके अंतर्गत। ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो। हाँ, शिक्षण विधि की मिल जाएंगी बुक्स आपको। यहाँ देखिए, सामान्य भूतकाल कौन से वाक्य में है, तो आप कल इनकी क्लास बिल्कुल ले लीजिएगा। 3 बजे है और टाइम ध्यान रखिएगा इनकी क्लास का, कल 3 बजे आएगी ये प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर। सामान्य भूतकाल कौन से वाक्य में है? गणेश रोता रहा, गीता गांव चली गई, रोहन छत पर बैठ गया होगा और सीता अखबार पढ़ रही थी। सोच समझ के आंसर। अरे संपत्ति विपत्ति, आपत्ति नहीं था, जरा देखो वहां संपत्ति है। आधे तो क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हैं कि लिखा क्या था। इतना स्ट्रेस अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हो? आराम इजी वे में लेकर चलो पेपर को। इतने टाइम से पढ़ रहे हैं आप लोग, फिर उसमें इतनी टेंशन काहे को हो रही है? और वीडियो शेयर कर दो, टेंशन के चक्कर में वो भी नहीं कर रहे हो, और चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। ABD ओके, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये पूछ रहा है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल मैंने बहुत बता दिया, धातु में आ ए ई, चुका चुके चुकी, और या ये ई में से आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर है। रहता है तातेती के बाद है आ रहा है, तो ये तो सामान्य वर्तमान हो गया, ये सामान्य वर्तमान काल। गया के साथ होगा होगे होगी, तो संदिग्ध भूतकाल।
गीता अखबार पढ़ रही थी, रहा रही के साथ था थे थी, तो हो गया अपूर्ण भूतकाल। तो चारों के अंदर बता दिया कौन सा काल है आपका। आपसे पूछा सामान्य भूतकाल था तो वो हो चुका है वहां पर क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा है? मोहन गांव गया जो कल आया था, गीता विद्यालय चली गई, राधा चाहती थी कि वह गांव चली जाती, जब मोहन बाजार गया तब सोहन घर आया। हाँ, सही होते ही तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक। सकारात्मक होना बहुत ही जरूरी है। सी डी फिर दो आंसर्स। सी और डी दो आंसर्स आप बता रहे हैं। वाक्य का थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा चुकी, उसके बाद डबल आंसर। आप थोड़ा सा लेवल ठीक आ रहा है आंसर का जी। मोहन गांव गया जो अकेला है, तो ये तो विशेषण हो गया। गीता विद्यालय चली गई है, ये साधारण वाक्य है। राधा चाहती थी कि आ गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जब मोहन बाजार गया तब शब्द की आवर्ती जब के साथ तब, इसका मतलब ये है क्रिया विशेषण का उदाहरण। तो आंसर था डी नंबर इसमें। अव्यय सर्वनाम विशेषण का सही प्रयोग कौन से समूह में है? बहुत सोच समझ के जवाब देना। दूरी कोई सुंदरता, किसी, कुछ शाम, सुबह, कुछ मीठा, थोड़ा, शाम, आज। बहुत आराम से जवाब दे सकते हो। पहला सही हुआ, बहुत अच्छी बात है, आगे भी सही होंगे। ये बहुतों का गलत होगा वापस से। ए सी, ए और सी। थोड़ी तो सोच तो बढ़िया है, मुझे लग रहा था बहुत, लेकिन आपने दिमाग तो लगाया, लेकिन अभी भी आप ए और सी में कंफ्यूजन में जा रहे हैं। सोचो थोड़ा सा, एक आंसर लाना है। हाँ, वीडियो शेयर कर देना है सभी को ही, बिल्कुल। वेरी गुड, 2 आंसर आए हैं, कोई ज्यादा बात नहीं है। मुझे लग रहा था क्या पता चारों ही आ जाए। देखो ये पूछ रहा है पहले अव्यय हो, फिर सर्वनाम हो, फिर विशेषण, यानी लास्ट में विशेषण मिलेगा। तो शाम तो अव्यय है और आज भी अव्यय है, इसका मतलब लास्ट में इन दोनों में विशेषण नहीं है, तो ये निकल गया। सुंदरता भी विशेषण है और मीठा भी है, दोनों है। पहले पर आ जाते हैं। अव्यय पूछा है इसने, क्योंकि सर्वनाम तो सही है दोनों के अंतर्गत। ये दूरी, ये सुबह। अरे अव्यय शब्द होता है दूर, दूरी तो भाववाचक संज्ञा हो गई, और अगर ये भाववाचक संज्ञा है तो ये अव्यय कहाँ हुआ? दूर होता तो होता सुबह है अव्यय। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा आपका? सी। तो बहुत बच्चों ने सोच करके उत्तर पर तो पहुंच गए हैं, पर सारे नहीं पहुंचे, लेकिन उत्तर फिर भी बढ़िया दिया है आप लोगों ने। ए पर बहुत बच्चे आ गए। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भूख, दयालु, आनंद, ईमानदार, चढ़ाई, मिठास, और प्यासा, मीठा। सोचकर जवाब। हाँ, आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, टफ नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि टफ है तो टफ बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेंदी है क्योंकि एक एक में बहुत से क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हैं। क्या आंसर देंगे आप? संज्ञा आपसे पूछ रहा है कौन सी है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण में।
गुड। आपने भी ठानी तो है, इस बार तो मैम ढंग से जवाब देंगे। सी 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 और बी और ए, बाकी लगभग बच्चे कह रहे हैं सी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है सी। देखो भूख तो भाव है, पर सोहन दयालु है। दयालु क्या हो गया? विशेषण, इसका मतलब ये हट गया। आनंद ठीक है, पर मोहन ईमानदार है, ये क्या हो गया? इसमें विशेषण। आम मीठा है, ये हो गया विशेषण। तो तीनों हट गए, क्योंकि विशेषण और ये भाववाचक पूछ रहा है। चढ़ाई धातु से बनी भाव और ये विशेषण से बना भाव, तो आंसर कौन सा हुआ? 3 नंबर। बहुत सोच समझकर आपने जवाब दिए, बहुत अच्छा। ऐसा एग्जाम में देना है। आपका लेवल कमजोर नहीं है, लेवल बहुत अच्छा है, बस सोच करके जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आपको बस इतना करना है, ठीक है? आगे देखो, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? स्वश्रु, सर्जन, ये सर्जन सर्जन पूछ रहे थे, लो आया। श्राप और गोधूम, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? अरे वीडियो शेयर कर दो। वायरस आ गया क्लास में, बहुत अच्छी बात है। वायरस का होना बहुत जरूरी है। बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं। मैं जब कहती हूँ ना तभी वीडियो शेयर कर रहे हो, नहीं तो कर ही नहीं रहे हो। चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। बी और डी आप आंसर दे रहे हैं। सी, बी सी डी, ए बी सी डी, 3 और 4 नंबर उत्तर हैं। इसमें आप कंफ्यूजन, इस बार वैसा आंसर नहीं आ रहा जैसा आंसर होना चाहिए था। चलिए जवाब पर चलते हैं। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? स्वश्रु है, श्रु आ गया है, स्वश्रु। सर्जन है और शुद्ध भी है। गोधूम भी है। श्राप नहीं है। तत्सम शब्द होता है शाप, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये तद्भव है। ओके, अगला प्रश्न देखो। सत्य सत्य परीक्षण कहलाता है बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, समरूप परीक्षण, बहु रिक्त स्थान पूरक परीक्षण। जल्दी से आंसर दे दो। और आंसर आप बता दीजिएगा। मेथड के शुरू हो गए हैं। बी, वेरी गुड, आया हुआ क्वेश्चन है। सत्य सत्य परीक्षण एकांतर प्रत्युत्तर, एक ही का जवाब जो है वो बताता है। बहुसंख्यक नहीं है, समान रूप नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है, बल्कि एक ही आंसर में चुनना है, या तो सत्य या असत्य। तो बहुत शानदार आंसर। कौन सा कथन असत्य है? किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल है। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया। किंडरगार्टन विधि माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इनके अनुसार पहले बालक को आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए जो खेल द्वारा संभव है। मेरे हिसाब से आंसर आप सबका सही होना चाहिए। ओह गॉड, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। 15 में कंफ्यूजन क्यों है? तत्सम तद्भव वाले में श्राप तद्भव है और शाप तत्सम होता है, और शुद्ध शब्द भी शाप होता है, शलगम वाला। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सी, बिल्कुल किंडरगार्टन विधि जो है वो माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि कौन से स्तर के लिए उपयोगी होती है? प्राथमिक स्तर के लिए। और इसके जन्मदाता बिल्कुल फ्रॉबेल हैं,
और कहाँ के रहने वाले थे? जो जर्मन के। और इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि खेल के द्वारा जो बच्चा है वो अपने आप को सबसे अच्छे से अभिव्यक्त कर पाता है। कौन सा कथन असत्य है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरियां जानी जा सकती हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यापकता का गुण होता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जाती है। जवाब दे दो फटाफट। बी, सी, डी। हो, इसमें इतना क्यों है पता नहीं। अरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अबसद वाले भी छोटे हैं ना, तो भाषा विषय कमजोरी कैसे जानी जाएगी? भाषा विषय कमजोरी तो निबंधात्मक प्रश्नों से जानी जाएगी, तो ये ठीक है। व्यापकता का गुण तो होता है वस्तुनिष्ठ में। अरे हर लाइन में एक क्वेश्चन बनता है, तो पूरी विषय वस्तु पढ़ोगे, पूरी विषय वस्तु पढ़ोगे तो इसका मतलब व्यापकता का गुण उसके अंतर्गत होगा। तो ये आंसर इसके अंतर्गत ठीक है, बी वाला। सी तो ठीक था। राइट। मैं अभी आपको जैसा कि कह रही थी, आज ही 8 बजे से, यानी मेरे जस्ट बाद, बिल्कुल विजय भारद्वाज जी सर लेकर आ रहे हैं रीट महासंग्राम हिस्ट्री 1 शॉट के अंदर 200 प्रश्नों में 2000 प्रश्नों के उत्तर हैं, यानी 200 प्रश्न डेफिनेट आपको मिलेंगे और उसमें बहुत प्रश्न होंगे। तो आप बिल्कुल हिस्ट्री से जुड़िएगा, मतलब हिस्ट्री की क्लास से जुड़िएगा और अपने आप को सही कीजिएगा। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका मुख्य लक्ष्य छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई का समाधान करना है, छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है, छात्रों को हीन भावना से बचाता है, और ये सभी। जल्दी आंसर। बहुत गलत हो रहे हैं आरू। शाहपुरा में बारिश हो रही है, अच्छी बात है। एडमिट कार्ड आ गए हैं दोस्तों, ऐसा भी कोई कह रहे हैं, मुझे नहीं पता किसने कहा है। डी और ए आंसर आए हैं। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। ए और डी। अरे उपचारात्मक कौन सा कथन सत्य? छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी ही जब छात्रों की कमियां दूर होंगी, उनके मार्क्स आएंगे, तो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास तो वृद्धि करोगे ही। हीन भावना से बच जाएंगे क्योंकि उनकी जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएंगी, तो उन्हें लगेगा हाँ ये मुझे भी आता है, तो हीन भावना से बचेंगे ही। और मुख्य लक्ष्य यही होता है कि अधिगम के अंतर्गत जो भी समस्या आ रही है उस कठिनाई का क्या हो जाए, समाधान हो जाए, उसकी कमजोरी को हम दूर कर पाए और उसमें आत्मविश्वास जगा पाए। तो अगर बात करें ये सभी, क्या बात करें व्याकरण के सिर्फ 4 प्रश्न सही, जैसे कह रहे हो हमारी व्याकरण बहुत अच्छी हो गई है, अब यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो आप। सारे कथन सही थे। मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता चलता है। इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का पता कर सकता है। अध्यापक इससे स्वयं द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के प्राप्त होने या न होने को जांच सकता है। और ये सभी सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मूल्यांकन का प्रश्न और एक क्वेश्चन तो मूल्यांकन का आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप आंसर दे रहे हैं डी, ठीक है। बिल्कुल
अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता चलता है, बिल्कुल सही है। अध्यापक विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का भी पता कर सकता है, कौन सा बच्चा कितने अच्छे से ग्रहण करता है इसका पता चल जाएगा। अध्यापक इससे स्वयं द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए गए जो लक्ष्य हैं पता कर पाता है, जांच कर पाता है वो उसे प्राप्त हुए या नहीं हुए। तो सारे कथन सही है, इसका मतलब आंसर आया ये सभी। संपूर्ण शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर कौन सा सतत मूल्यांकन किया जाता है? निदानात्मक, रचनात्मक, संकलनात्मक और इनमें से कोई नहीं। आया हुआ है रीट में क्वेश्चन, तो मुझे डाउट नहीं है कोई भी आप पर कि आप आंसर गलत देंगे। प्रश्न 21, हाँ 8 बजे हिस्ट्री की क्लास है, टेंशन ना करें आप, 8 बजे से पहले कंप्लीट हो जाएगा पेपर। आप तो जवाब देते जाओ, बस आप इतनी टेंशन करो, बाकी टेंशन मेरी है। सी, गुड, आपका आंसर सही आ रहा है। संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, पूरे का संकलन हो जाता है संपूर्ण शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर। तो आंसर 3 नंबर आएगा इसमें। छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों की प्रगति का लेखा जोखा कौन सी विधि में संचित होता है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, संचित अभिलेख और वर्ग क्रम। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। 8 बज गए, अच्छा मुझे नहीं पता चला बेटा। हाँ, समस्टिव, फॉर्मेटिव, अंग्रेजी में तो बड़ा अच्छे से याद कर रखा है। अपनी क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई थी ना। सी जी, संचित अभिलेख, छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों की जो उपलब्धियां हैं उनकी प्रगति का लेखा जोखा हमें किस में पता चलेगा? संचित अभिलेख, उनकी जो भी चीजें हमने एकत्र की हुई है उसके अंतर्गत हमें इसके बारे में पता चल पाएगा। उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास, सहानुभूति। सी जवाब दे रहे हैं आप लोग, गुड। उपहास नहीं तो बच्चा हीन भावना के अंतर्गत चला जाता है। उपहास नहीं होगा, अभ्यास करवा सकते हैं। अगर वर्तनी संबंधी अशुद्धियां वगैरह हैं उनके उत्साह को वर्धन करेंगे, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। और सहानुभूति, कोई बात नहीं, इस बार गलत हो गया तो अगली बार सही हो जाएगा, तो बाकी तीनों कर सकते हैं। बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान एक व्यवहारिक विधि है, यह कथन किसका है? बाइनिंग एंड बाइनिंग, रिस्क, जेम्स एम ली, ये बी लिखा हुआ है, वैसे जेम्स एम ली का है, और इनमें से कोई नहीं, मतलब ये 4 ऑप्शंस हैं। बेटा टेस्ट ऐप पर डालते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं हो पाता संभव तो है। ए बी सी आप आंसर दे रहे हैं, ए और सी। बिल्कुल, बाइनिंग एंड बाइनिंग की ये परिभाषा है, बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली जो पद्धति व्याख्यान है वो एक व्यवहारिक विधि है, ये इसका आंसर है, तो ए नंबर है। आगे देखो, गंभीर वाचन पठन का गुण कौन सा नहीं है? यानी गंभीर वाचन या पठन का कौन सा गुण नहीं है? भाषा पर अधिकार करना, केंद्रीय भाव की प्राप्ति करना, नवीन सूचना एकत्र करना और आनंद प्राप्त करना।
समझ करके आंसर देना। एक क्वेश्चन यहाँ से जुड़ा हुआ आएगा ही आएगा। वैसे मेरे हिसाब से आंसर बहुत आराम से आप दे सकते हैं। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब। 25वां प्रश्न आपका, आप उत्तर दे रहे हैं मुझे डी ए। अरे कह रहा है गंभीर वाचन या पठन का गुण कौन सा नहीं है? भाषा पर अधिकार करना। आप पढ़ रहे हैं इस समय तो भाषा पर अधिकार होगा। अगर हिंदी विषय ढंग से पढ़ रहे हो तो ये तो डेफिनेट है। और भी विषय पढ़ रहे हो तो भी होगा। केंद्रीय भाव की प्राप्ति करना, कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका आप सारांश तो निकालेंगे ना, या मुख्य क्या बात कही गई है ये भी आप कर पाएंगे। नवीन सूचना एकत्र करना, अरे अभी आप पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई नई चीजें मिलेंगी तो गंभीर होकर पढ़ोगे तो नई सूचनाएं तो संकलित होंगी आपके पास। आनंद प्राप्त नहीं होगा, अरे आनंद प्राप्त होगा लय यति गति से, और लय यति गति से अगर आनंद प्राप्त होगा तो यानी बच्चे को गाना पड़ेगा। गाना पड़ेगा तो गंभीर या मौन वाचन कैसे होगा? गंभीर तो जहाँ चुपचाप बैठकर पढ़ोगे वो है, तो गंभीर के अंतर्गत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आंसर कौन सा होगा? डी। कौन सा कथन असत्य है? द्रुत वाचन का उद्देश्य छात्रों में शीघ्र पढ़ने की आदत डालना है। मौन वाचन से चिंतन मनन की शक्ति का विकास होता है। सस्वर वाचन से अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायता मिलती है। और संकोची प्रवृत्ति के बालकों के लिए मौन वाचन उपयोगी है। छह गलत तो हो गए समझता। 26वां प्रश्न, फटाफट जवाब दे दो। आगे हिस्ट्री की भी क्लास है इसलिए डी आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। आंसर डी आएगा। जो संकोची प्रवृत्ति के बालक है उनके लिए मौन वाचन नहीं होना चाहिए, सस्वर वाचन होना चाहिए, जिससे उनमें झिझक ना हो। बिना झिझके वो उन लोगों सभी के साथ वाचन कर पाए। तो बिल्कुल ये गलत था। बाकी तीनों चीजें क्या हैं? सही हैं कि द्रुत वाचन का उद्देश्य होता है छात्रों में शीघ्र पढ़ने की आदत का विकास डालना। मौन वाचन से चिंतन मनन की शक्ति का विकास होता है। और सस्वर वाचन से उच्चारण को शुद्ध करने में सहायता मिलती है। परीक्षण विधि में कौन सी परीक्षा आती है? मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या ये सभी? हैं? बहुत अच्छा है। हाँ जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर देना। और अभी हिस्ट्री की क्लास बस आने ही वाली है, आप टेंशन न लें। अरे जल्दी। डी। ओके, सभी का एक आंसर बिल्कुल। परीक्षण मौखिक से भी होता है, प्रयोग से भी और लिखित से भी, तो इसका आंसर डी ही आएगा। कौन सा कथन असत्य है? व्याख्या विधि अमनोवैज्ञानिक है। इसमें छात्र व अध्यापक दोनों सक्रिय हैं। यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। और यह विधि छात्र शिक्षक अनुपात में बढ़िया है। जल्दी जल्दी जवाब दे दो। पहले ये बता कमलेश, पर्यायवाची किसका है? फिर संधि विच्छेद बताऊंगी। बी और डी दो उत्तर बता रहे हैं आप लोग, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं इतना। तो बी और डी कह रहे हैं दो है। कौन सा कथन असत्य है ये पूछा है इसके अंतर्गत। यह है व्याख्या विधि है मनोवैज्ञानिक का सत्य है। छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं, यह सत्य है ना। व्याख्या विधि के अंतर्गत केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र कहाँ है? उच्च स्तर के लिए उपयोगी और शिक्षक छात्र अनुपात में बढ़िया। कम छात्रों को पढ़ा, वो अधिक छात्रों को भी शिक्षक पढ़ा सकता है, तो ये गलत था।
पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का सही क्रम क्या है? आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ, स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन और प्रस्तुतिकरण। कैसे आप करेंगे? प्रश्न संख्या 29। नाम लेऊं कहां से? आपके इतने ऑप्शंस वो दिखते नहीं है, आंसर ही पूरे नहीं आ पाते हैं। जल्दी से बोल दो। बी। जी बी नहीं है। सबसे पहले विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण देखेंगे बच्चों का और उसके बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे स्तर को ध्यान में रख करके। तो आंसर कौन सा होगा? डी। कई बच्चे सी बता रहे हैं। प्रस्तुतिकरण अगर पहले कर दिया तो विषय सामग्री का चयन लास्ट में करोगे क्या? सबसे पहले तो विषय सामग्री का ही चयन होगा। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? गतिशीलता, ग्राह्यता, प्रभाव, उत्पादकता और उच्चारण की शुद्धता। जल्दी से आंसर दो। डी आंसर दे रहे हैं आप। उच्चारण की शुद्धता, ये उच्चारण भी अशुद्ध लिखा है, सॉरी। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण बिल्कुल उच्चारण की क्या है? शुद्धता है। राजस्थानी भाषा शब्द का सही अर्थ नहीं है। खगा तलवार, घण घने, नहा नहीं, पय दूध। जल्दी आंसर। 31वां प्रश्न है, फटाफट जवाब दे दो। हाँ, शुक्रवार को बिल्कुल मेथड की मैराथन होनी है और उससे पहले व्याकरण की मैराथन बृहस्पतिवार को तो कोशिश करेंगे। डी जवाब। अरे पय यानी दूध होता है, पय यानी पानी भी होता है, दूध का भी पर्यायवाची है। नहा नहीं, नहा यानी स्वामी, पति के लिए प्रयोग में करते हैं। आंसर 3 नंबर। कौन से शब्द का सही अर्थ नहीं है? वहीन, अग्नि, बाय, बावड़ी, कबंध, कंदा और कालकूट जहर। ऑप्शन बता दो। थैंक यू बेटा। बस वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, जल्दी जल्दी जवाब दे देना। ए और सी और डी, यहाँ तो फिर गड़बड़ है। कबंध, कबंध यहाँ पर कटी वाला जो पार्ट है वो आंसर सी वाला रूप इसके अंदर बिल्कुल। बाय बावड़ी होता है, वही अग्नि को ही बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारी आज का जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। अपना ध्यान रखना, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बिल्कुल शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे जल्दी ही। राम राम सा।